नमस्कार दोस्तों, FYD ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा। तो 9th और 10th में संस्कृत की ग्रामर एक तरह से कॉमन होती है, तो उसमें सभी टॉपिक कॉमन होते हैं। तो आपके संस्कृत ग्रामर में मैं आपको आज व्याकरण के बारे में समझाता हूँ कि व्याकरण होती क्या है और किसे कहते हैं। तो व्याकरण में आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में हम मैं आपको समझाता हूँ कि व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध रूप से समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने में हमारी सहायता करता है। इसके बिना, व्याकरण के बिना संस्कृत अधूरी है। तो व्याकरण ने पढ़ने से हमें संस्कृत की अपनी अध्ययन पुस्तिका में उसको समझने में बहुत ही हेल्प होगी। तो आप संस्कृत ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसे समझें। तो हम संस्कृत व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा तो देखिए, ऐसा शास्त्र जो भाषा को लिखने, पढ़ने व बोलने में सहायक होता है वह व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण अब आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण के क्या क्या टॉपिक है अपने सिलेबस में उनको समझाता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला क्या होती हैं और किससे मिलकर वर्णमाला बनती हैं। तो देखिए, वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला बनती हैं। तो वर्ण क्या होता है इसको भी जान लीजिए कि वर्ण अक्षर की छोटी से छोटी इकाई जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाता है। तो दोस्तों, वर्ण हमने वर्णमाला समझी और वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। तो वर्ण क्या होता है कि अक्षर की छोटी से छोटी इकाई या वर्णमाला की छोटी से छोटी इकाई जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाता है। तो हम वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और किन से मिलकर बनी होती हैं वो देखते हैं। तो वर्णमाला में कुल अपने संस्कृत के आधार पर 46 अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, अक्षर या वर्ण, इनसे मिलकर वर्णमाला बनी होती है। तो इनमें भी स्वर और व्यंजन के आधार पर, यानी स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्णमाला बनी होती है। तो स्वर होते हैं अपने, यानी स्वर संस्कृत के आधार पर 13 होते हैं, ये 13, और व्यंजन 33, तो कुल मिला के 46। तो वर्णमाला 46 अक्षरों से या वर्णों से मिलकर बनी होती है। तो हम अब सिलेबस देखते हैं कि आपके व्याकरण में क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में, तो उनको देखते हैं। तो दोस्तों, आपके 9th और 10th के संस्कृत व्याकरण में पहला टॉपिक है संधि। तो देखिए, पहला संधि, आपके पहला टॉपिक है संधि।
तो आप जानते होंगे, आपने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए, संधि का पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है। वो तो आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक है समास। तो समास कुल 6 होते हैं। तो देखिए, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, और चौथा द्वंद्व, और पांचवा बहुव्रीहि, और छठवा द्विगु। यानी संस्कृत ग्रामर में समास 6 प्रकार के होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके तीसरा टॉपिक है कारक। तो दोस्तों, कारक कुल होते तो 7 हैं, लेकिन अपने संस्कृत के आधार पर इनको 6 प्रकार माने जाते हैं कारक के। तो पहला है कर्ता, यानी कर्ता कारक। तो देखिए, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान, और पांचवा अपादान, और छठा अधिकरण। तो हम संस्कृत के आधार पर कारक 6 मानते हैं। तो आपके चौथा टॉपिक होगा अव्यय। तो आपके संस्कृत व्याकरण में चौथा टॉपिक अव्यय होगा। तो हम अव्यय देखते हैं। चौथा टॉपिक अव्यय ज्ञानम। और पांचवा टॉपिक उपसर्ग। तो दोस्तों, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, यानी 22 उपसर्ग। और आपके छठवां टॉपिक प्रत्यय, यानी प्रत्यय ज्ञानम। तो दोस्तों, प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, और तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर हमने तीन प्रकार के प्रत्यय पढ़े। और हम आगे चलते हैं। आपके 7वां टॉपिक शुद्धि अशुद्धि संशोधन होगा, यानी वाक्यों की शुद्धि और अशुद्धि को ठीक करना, शुद्धि अशुद्धि संशोधनम। तो 7वां टॉपिक शुद्धि अशुद्धि संशोधनम। और 8वां टॉपिक वाच्य परिवर्तन। और 9वां टॉपिक समय लेखनम
या दर्शनम। तो हमारा व्याकरण में सिर्फ यही सिलेबस हैं और ये 9 टॉपिक हैं। तो हम इनको ध्यान लगा के पढ़ेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और आप इसे अगर अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपके लिए फ़ायदेलायक होगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसे अच्छी तरीके से समझिए। तो मैं आपको बहुत ही इजीली टॉपिक, अपने संस्कृत ग्रामर में बहुत ही इजीली टॉपिक हैं, उससे आपको सबसे पहले उसको पढ़ाता हूँ। यानी वो इजीली टॉपिक है कारक। तो हम कारक को देखते हैं। ये कारक। तो दोस्तों कारक होता क्या है, किसे कहते हैं, तो उसे समझते हैं। कारक यानी जो क्रिया को करता है, यानी क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, वो कारक कहलाता है। तो हम कारक की परिभाषा देखते हैं कि कारक होता क्या है, किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं। यह क्रिया अन्वेति तत् कारकम इति उच्यते। यानी जो क्रिया को करता है वह कारक कहलाता है। तो जो क्रिया को करता है वो कारक कहलाता है। तो मैं इसका आपको अर्थ भी लिख देता हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाए में आ जाएगा। तो उसे देखते हैं। यानी जो क्रिया को करता है वह कारक कहलाता है। यानी जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। तो हमने परिभाषा समझी, परिभाषा समझी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कारक के प्रतीक चिन्ह और कारक के प्रकार। तो देखिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उससे हम कारक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये ट्रिक, तो इसे समझिए, इसे याद कर लेंगे तो आपको कारक अच्छी तरीके से समझाए में आ जाएंगे और समझ में आएंगे और आप कारक के प्रतीक चिन्ह आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध यानी संबंध का के आदि अधिकरण में पर। तो देखिए, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर। तो आगे देखते हैं,
ये मैंने ट्रिक बताई, इसे अगर आप समझ लेंगे, अच्छी तरीके से समझने के बाद इसे आप याद करना, और इससे हमें वाक्य बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। और तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम इस कारक के साथ विभक्ति भी कैसे याद किए करें, उसे देखते हैं। तो देखिए, कारक, प्रतीक चिन्ह और विभक्ति। विभक्ति तो देखिए, पहला कारक कर्ता ने, यानी इसका प्रतीक चिन्ह होगा कर्ता, इसका प्रतीक चिन्ह ने होगा। तो वाक्य में कहीं पर भी ने मिले आपको तो वहां पर कर्ता कारक होगा और प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा कर्म कारक, यानी इसका प्रतीक चिन्ह होगा को, कर्ता ने कर्म को, और इस द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तीसरा कारक होगा अपने कर्ण कारक, कर्ण का प्रतीक चिन्ह होगा से, से यानी के साथ, यह ससाकम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो यह सात अर्थ में तृतीय विभक्ति, इसका प्रतीक चिन्ह ससाकम या से। चौथा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, इसका प्रतीक चिन्ह होगा के लिए, के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। और पांचवा अपादान कारक, अपादान कारक, इसका प्रतीक चिन्ह होगा से अलग होने के योग में, अलग होने के योग में, यानी किसी वस्तु से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर अपादान पंचमी विभक्ति होगी, तो ये पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। और छठा कारक होगा संबंध कारक। तो संबंध कारक को ऐसे सहायक क्रिया के रूप में माना जाता है, लेकिन इस ट्रिक में हम इसको भी पढ़ेंगे। तो देखिए, संबंध का प्रतीक चिन्ह होगा का, की, के, रा, री, रे, तो ये इसके प्रतीक चिन्ह होंगे। जहां पर भी आपको का, की, के, रा, री, रे मिले वहां पर आपको संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति बताना है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो हम सातवां कारक देखते हैं जो है अपना अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। तो अधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा में, पर, और सप्तमी विभक्ति। तो मैंने आपको ये सारणी बताई है, इसे आप अच्छी तरीके से याद करें तो आपको कारक याद हो जाएंगे और आप इनको अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा, इसलिए आप इसे याद कर लें। और इसके साथ आप विभक्ति को भी याद करें जो आपको वाक्य बनाने में काम आएगी और अपने कारक पढ़ने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कारक कैसे किस प्रकार वाक्य में आपको मिलेंगे। तो उसे अच्छी तरीके से देखना और कारक से वाक्य बनाना आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इसका यानी कारक का उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।